हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का आज विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा चल रही है पिछले वीडियो से ही तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता से संबंधित, यानी कि तत्वों के गुणधर्म वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा को अपन आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए फिर से वही टॉपिक यहाँ पर लेकर हाजिर हुआ हूँ। अपने तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता के अंदर पहला टॉपिक अपन ने शुरू किया है भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता। और भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता जो होती है, इसमें सबसे पहला भौतिक गुण अपन ने लिया है परमाणु त्रिज्या। यानी कि परमाणु त्रिज्या जो होती है ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से बदलेगी और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से बदलेगी, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ग में ऊपर से नीचे बन जाते हैं तो आवर्त की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। प्रत्येक तत्व में आवर्त की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है, और वही कोषों की संख्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो होती है वो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण लगातार बढ़ती जाती है। ये चीज अपन ने पढ़ लिया था, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ेगी। परंतु बात करूं मैं आवर्त के बारे में, तो आवर्त के बारे में चर्चा को अपन शुरू यहाँ पर करें तो देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या तो समान रहती है, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है। इससे परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। अब देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ये चीज अपन को यहाँ पर समझना है, कैसे कमी आ रही है, इस चीज को आप लोग देखिए। तो देखो, मान लेते हैं अपन ने ये परमाणु यहाँ पर लिया है और इस परमाणु की अपन बात करते हैं तो देखो, इसमें ये तो है नाभिक और ये है बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं ये दूसरी आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरी आवर्त का ये तत्व है। अब आपको पता है दूसरी आवर्त का तत्व है तो इसके बाह्यतम कोष में कितने, इसके पास कितने कोष होंगे? 2 कोष होंगे। बिल्कुल है, 2 कोष इसके पास, दिख रहे हैं आप लोगों को? है भाई 2 कोष, ठीक है। तो ये दूसरे आवर्त का तत्व अपन ने ले लिया। इसके पास कितने कोष हैं? 2 कोष हैं। अब आपको पता है कि दूसरे आवर्त में जब आप लोग आवर्त सारणी में बाएं से कहाँ जाएंगे? दाएं की तरफ जाते हैं। तो आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की तरफ जाया जाता है तो आपको पता है एक ही आवर्त में तो अपन चल रहे हैं। आवर्त सारणी अपन ने पढ़ी है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अपन आवर्त में कहाँ चल रहे हैं? बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो अपन एक ही आवर्त में चल रहे हैं। अब एक ही आवर्त में चल रहे हैं तो आपका कोषों की संख्या तो क्या रहेगी? समान रहेगी भाई, क्योंकि आपको पता है उसकी आवर्त संख्या तो सेम ही। जितने भी तत्व एक आवर्त में आने वाले हैं बाएं से दाएं, वो सभी एक ही तत्वों के अंदर आवर्त की संख्या तो समान है, ठीक है, क्योंकि अपन एक ही आवर्त में तो बाएं से दाएं जा रहे हैं। और जब एक ही आवर्त में जा रहे हैं तो कोषों की संख्या तो क्या हो गई? समान हो गई। कोष की संख्या तो क्या हो गई? समान हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कोषों की संख्या तो समान है, परंतु बाएं से दाएं जाने पर आपने देखा होगा परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से लगातार क्या होता जाएगा? परमाणु क्रमांक यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक होता क्या है वास्तव में? परमाणु क्रमांक होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अब आपने क्या देखा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या तो समान है, क्योंकि आवर्त की संख्या समान है इसलिए कोषों की संख्या क्या है? समान है, परंतु बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है।
परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इस नाभिक में क्या होता जा रहा है? इस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है भाई? प्रोटॉन के ऊपर होता है धनावेश, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक में धनावेश लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जब नाभिक में धनावेश बढ़ता जाएगा तो आपको पता है कि ये धनावेश, ये नाभिक का जो धनावेश होगा, आपको पता होना चाहिए नाभिक में धनावेश है और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनके ऊपर कौन सा आवेश है? उनके ऊपर ऋणावेश है। तो आपको पता होना चाहिए विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन, एक विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी कि नाभिक में धनावेश बढ़ रहा है। और जब नाभिक में धनावेश बढ़ रहा है तो ये धनावेश क्या करेगा? बाह्यतम कोश में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है। और नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। यानी कि यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पर बढ़ेगा और इसके कारण क्या होगा? ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ गया। आकर्षण बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस नाभिक के नजदीक जाएगा। भाई नाभिक जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो नाभिक के नजदीक जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या होती है। और जब नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन नजदीक जा रहा है उसके, तो त्रिज्या में क्या आएगी भाई? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है पूरी अच्छी तरीके से। आपको बिल्कुल ये चीज यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या बता दिया मैंने आप लोगों को कि भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोश की संख्या तो समान रहती है, परंतु परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ने के कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है और इस कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, जिसे अपन बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है और इस कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये नाभिक के नजदीक जाएगा। और जब नाभिक के नजदीक जाएगा ये, तो इनके मध्य दूरी क्या होगी? कम होगी। यानी परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते किससे हैं? तो एक मैंने नोट लगा कर यहाँ पर आपको बता दिया है। क्या होता है ये? इसको जेड इफेक्टिव से अपन प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश उसको अपन कहते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी आवर्तिता से संबंधित परमाणु त्रिज्या की, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है या घटती है। ठीक है। तो ये बात होगी परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब दो वर्ड आपके पास और आते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कभी कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है और वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, इनके बारे में चर्चा करें तो देखो परिभाषाएं केवल आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि किसे क्या कहते हैं। तो देखो भाई, सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताई है। तो देखो यार, ये दो परमाणु हैं, ये सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए। जब एक दूसरे के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं ना परमाणु, तो वो सहसंयोजक बंध बनता है। वहां पर ध्यान रखेंगे, अपन पढ़ेंगे वैसे बंधों के बारे में बहुत विस्तार से। अभी केवल आप लोग इतनी सी बात ध्यान रखें कि मान लेते हैं ये दो परमाणु क्या हुए हैं? सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। तो परिभाषा में क्या बताया कि सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के, तो सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणु है, ये हो गए, इनके नाभिक हो गई है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि नाभिकों के मध्य की दूरी, तो दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी कौन हो गई? ये हो गई भाई, हो गई। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ये हो गई। हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है
कि दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का क्या आधा मान। तो इसका क्या कर देंगे अपन यहाँ पर, इसका अपन कर देंगे यहाँ से आधा। तो इसका जो आधा होता है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये दूरी होती है, ये क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस कहलाती है, आरसी कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या बोला मैंने आप लोगों से यहाँ पर कि सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के ये नाभिक हैं, इनके बीच की दूरी का आधा अपन कर देते हैं। तो देखो जैसे इसका आधा किया तो इस नाभिक और यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी ये क्या कहलाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है ये भी क्या कहलाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, क्या किससे कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब बात करते हैं कि सर सहसंयोजक तो समझ में आ गया, ये वान डेर वाल क्या चीज होती है इसके बारे में बता दो हमें। तो भाई वान डेर वाल त्रिज्या के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, वान डेर वाल त्रिज्या हमेशा देखी जाती है दो अणुओं के परमाणुओं के बीच। ध्यान रखना, दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच। तो देखो परिभाषा क्या है, अबंधित अणुओं के दो निकटवर्ती परमाणु। देखो एक अणु तो ये हो गया, दो परमाणुओं से एक अणु बनता है, तो ये एक अणु तो ये हो गया, और एक अणु आपका ये रहा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अबंधित अणु, जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। देखो एक ये अणु हो गया, एक ये अणु हो गया, दोनों अबंधित अणु हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ये नहीं है भाई। ठीक है, तो दो अबंधित अणुओं के दो निकटवर्ती परमाणु, देखो ये दो अबंधित अणु हैं, इनके निकटवर्ती परमाणु कौन कौन से हैं, देखो एक तो ये वाला है और एक ये वाला, दोनों नजदीक वाले परमाणु हैं। तो दो अबंधित अणुओं के निकटवर्ती परमाणु जो होते हैं ना, ये निकटवर्ती परमाणु, इनके नाभिकों के बीच की दूरी, यानी कि इन दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, देखो यहाँ पर निकटवर्ती परमाणु है, इनके नाभिकों के, इनके ये जो नाभिक होते हैं ये लोग, इनके नाभिक हैं, इनके बीच की ये दूरी, इनके बीच की दूरी का आधा अपन कर देते हैं। तो देखो भाई यहां से लेकर ये जो यहां तक की दूरी है ना, ये वाली जो दूरी आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वाली, इस दूरी को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वान डेर वाल रेडियस बोलेंगे, यानी कि RW कहेंगे, वान डेर वाल त्रिज्या कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये भी क्या कहलाएगी, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि दो अबंधित अणुओं के निकटवर्ती परमाणु जो होते हैं, इनके नाभिकों के बीच की जो ये दूरी है, इसका क्या कर देंगे अपन, आधा कर देंगे, तो वो क्या कहलाती है, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है, वान डेर वाल रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो ये था अपना दो प्रकार की त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अपनी परमाणु त्रिज्या वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये था अपना आज का सेशन, और इस सेशन में अपन ने परमाणु त्रिज्या कंप्लीट कर ली है, इसको आप लोग ध्यान से कंप्लीट कर लें। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आए, परेशानी आपको कोई आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर किया जाएगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स के माध्यम से अपन इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।